सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल एकेडमी चैनल। पाकिस्तान भर के तमाम ला गेट के स्टूडेंट, बी के स्टूडेंट और वो यंग लाइट जो ये चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे मुफ्त तैयारी करें, तो हमारे इस चैनल ला एजुकेशनल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त दस्तयाब हो सके। लीगल एथिक पढ़ाने से पहले कुछ बातें क्लियर कर दूं जो बहुत अहम है, जो इस वीडियो में सबूत है। पहली चीज ये है कि सीपीसी से रिलेटेड कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला सीपीसी हमारा बिल्कुल खत्म हो गया और अल्लाह ताला ने उसको अच्छे तरीके से, आसान तरीके से हमसे खत्म करवाया। मगर उसका जो आप आर्डर देखेंगे ना, आर्डर 41 उसका पार्ट 2, उससे रिलेटेड मैं आपको कोई चीज बता दूं। उसमें मैंने जगह जगह पे लफ्ज इस्तेमाल किया है सेशन कोर्ट, जबकि सिविल मामले में सीपीसी में सेशन कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। तो मैंने क्यों सेशन कोर्ट इस्तेमाल किया? ताकि आपको समझाने के लिए। अगर मैं को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हम प्रैक्टिस में जब भी मुकदमा खारिज होता है सिविल कोर्ट से, हम क्या कहते हैं, अच्छा सेशन में हम इसकी अपील दायर कर रहे हैं, ठीक है, सिविल में यही चलता है। तो कई चीजें उर्फे आम के अंदर हम बोल रहे होते हैं वो होती गलत है, मगर क्योंकि उसको आसानी से समझाने के लिए तो मैंने उसमें सेशन कोर्ट जो लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं ये वाली बात उस वीडियो में ही रिकॉर्ड करवाना चाह रहा था, मगर उसमें लाइट चली गई थी। तो मैंने वो वीडियो, आप उसको जिस टाइम गौर से देखेंगे तो उसके दो हिस्से हैं। एक जगह पे मैं और पोजीशन में बैठा हूं, दूसरी जगह पे और है। जहां से आर्डर हमारा रूल 20 शुरू होता है ना, वहां पे आप देखना 19 और 20 के अंदर आपको पोजीशन चेंज नजर आएगी, क्योंकि लाइट चली गई, मेरे जहन से फिर ये बात निकल गई थी। तो इसलिए मैं इसमें बतौर सबूत रिकॉर्ड करवा रहा हूं, ताकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, जो चीज को देखते हैं तो फिर उस चीज पे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आप जी इसमें जो है लफ्ज तो सीपीसी के अंदर जो है सेशन कोर्ट इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो आपने क्यों इसमें इस्तेमाल किया। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि कुछ चीजें समझाने के लिए होती है बच्चे को, हमें भी पता होता है इस चीज का, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इसकी बेहतरीन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। बेहतरीन मिसाल है कि आप हॉस्पिटल में भी जाएंगे ना, तो आपको लफ्ज लिखा नजर आएगा एक्सरे, ठीक है। डॉक्टर भी आपको कहता है आप एक्सरे करवाओ, जबकि एक्सरे लफ्ज अब गलत है। ये तब सही था। एक्सरे क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस टाइम ये रेज दरियाफ्त हुई थी, ये शुआएं दरियाफ्त, एक्स का मतलब नामालूम, रेज का मतलब शुआएं। जब ये शुआएं दरियाफ्त हुई थी ना, तो उस वक्त साइंटिस्ट ने कहा कि हमें नहीं पता ये क्या है, तो इसको नाम दे दिया एक्स रेज, नामालूम शुआएं। मगर एक साइंटिस्ट रॉन्जन आए, उन्होंने जिस टाइम इसको देखा तो उन्होंने इसको दरियाफ्त किया कि ये तो माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो उन्होंने इसको कहा कि इसको उसी की बुनियाद पर नाम दे दिया गया रॉन्जन रेज। अब मेडिकल की बुक्स में आप इसको रॉन्जन रेज पढ़ेंगे या फिर माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। मगर क्योंकि ये इतना उर्फे आम है कि अगर डॉक्टर इसको एक्सरे लिखवाना खत्म कर गए तो लिखा रॉन्जन रेज, तो वो मरीज जो आईसीयू की कंडीशन के अंदर है, उन्होंने एक्सरे करवाना होगा, वो दुकानें ढूंढते फिरेंगे, वो लेबोरेटरी ढूंढते फिरेंगे, भाई यहाँ पे एक्सरे कभी होता था, ये तो रॉन्जन लिखा हुआ है। तो इसलिए कोई चीजें समझाने के लिए होती पहले। दूसरी चीज मैं आपको इसमें बता दूं कि जो हमारे पास सीपीसी जो था उसका हमने लिटरेरी तर्जमा किया था। लीगल एथिक के अंदर हम उसका तमाम इसकी लाइनों का हम तर्जमा नहीं करेंगे। कुछ लाइनें इसमें इस किस्म की हैं जिनका ला गेट से ताल्लुक ही नहीं है, और जहां पे और कुछ इसमें इस किस्म के रूल्स आएंगे जिनका ताल्लुक जो है वो उनका हम लिटरेरी तर्जमा जो है। देखो मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ शोर की वजह से, मगर मेरी मजबूरी है कि देखो तैयारियां शुरू हो रही हैं फंक्शन की, तो मगर आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपका ही नुकसान है। हम भी इलेक्शन में बिजी हैं, हमारा भी वो बुक्स वगैरह लिखने में बिजी हैं, तो गुलाम फरीद एडवोकेट साहब जो हैं वो बिजी हैं। हम जैसे वक्त निकल रहा है तो आपके ही लिए कुछ कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ बर्दाश्त करनी होगी। तो इसका हम जो है वो तर्जमा जो है वो लिटरेरी करते हैं। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, वो लिटरेरी तर्जमा पढ़ाता हूँ। मैं आपको कानूनी तर्जुमा नहीं पढ़ाता, लीगल आपको ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाता। उसकी बेहतरीन मिसाल आप क्या करें कि आप कभी कहीं पर उर्दू मेजर एक्ट उठा लें और उसको पढ़कर देखें, आप हैरान हो जाएंगे ये किस किस्म के लफ्ज हैं जो इतने नामानूस होंगे, जो आपने कभी जिंदगी में सुने भी नहीं होंगे। मैं बिल्कुल इसको परफेक्शन के साथ कह रहा हूं कि मैं इस चीज को एडमिट करता हूं। मैं जिस वक्त उर्दू का मेजर एक्ट उठाकर कभी देखता हूं ना, तो मुझे नहीं आता, मैं ये सोचता हूँ ये क्या लिखा हुआ है, इतना टफ तर्जमा होता है। तो इसलिए मैं आपको जब तर्जमा कराता हूँ ना, मैं कभी भी आपको लीगल ट्रांसलेशन नहीं करवाता, आपको लिटरेरी ट्रांसलेशन करवाता हूँ, जो मैं एम इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चे को समझ आ जाए मैं क्या कहना चाहता। मैं कहता ततीमा बयान, अब देखो इसका मतलब क्या है, वो बयान जो बाद में लिया जाता है। अब उर्दू में ततीमा बयान, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये वर्डिंग, तो ये
इसका तर्जमा तो इसलिए हम लीगल एथिक के अंदर हम काफी ऐसे रूल आएंगे जिसके अंदर हम उसका जो लिटरेरी ट्रांसलेशन जो है नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो वो वाली लाइनें फिर मैं आपको हज़फ कर दूंगा और उसका ताल्लुक आपकी उससे भी नहीं है। आखिर में इसकी मिसाल समझाने के लिए, सबसे बेहतरीन मिसाल समझाने की हद तक, ठीक है, हदीस पाक से मैं मिसाल देता हूँ। हदीस पाक है पानी पानी से है। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इस हदीस पाक की अरबी की ट्रांसलेशन हू बहू उर्दू में करूं तो मतलब बनेगा पानी पानी से है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या, पानी पानी से होता होगा? नहीं, अब मैं आपको जो उसका मतलब बता रहा हूं ना, आप कहेंगे इसका मतलब ये था। समझो, मैं इसका लिटरेरी तर्जमा बता रहा हूं, वो था इसका समझो लीगल तर्जमा। अब मैं लिटरेरी बताता हूं। पानी पानी से है का मतलब ये है, जब तुम पर गुस्ल वाजिब हो जाए तो तुमने पानी के साथ गुस्ल करना है। आई समझ? देखो कि कहां पानी पानी से है, समझ नहीं आ रहा। और जब लिटरेरी हम समझो कि वर्ड में समझाने के लिए कह रहा हूं, जब उसको सिंपल वर्डिंग में हमने जो उर्फ आम में हमने किया तो उसका मतलब क्या बना कि जब आप पे गुस्ल वाजिब हो तो आपको पानी से नहाना होगा। तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसमें हम आपको लिटरेरी तर्जमा जहां पे नहीं बन सकता, क्योंकि इसको वही समझ सकता है जिसने इंग्लिश किया हो या जो इंग्लिश को बहुत डीप में जानता हो कि ट्रांसलेशन क्या होती है। ठीक है, इसलिए मैं पहली चीज क्लियर कर रहा हूं कि कभी स्टूडेंट ये कहें कि जी इसने हमें यहाँ पे ये वाला तर्जमा किस तरीके से किया, तो इसलिए मैं उसको हस्फ ही कर दूंगा, उसका ताल्लुक उस लागैट से नहीं होगा। अब हम अपना लागैट के स्कीपा आते हैं लीगल एथिक पे। इसके 10 नंबर हैं और इसकी सबसे शॉर्ट सिलेबस और सबसे ईजी है। इसमें कुछ ट्रिक्स चलेंगे, मैं आपको इतने बेहतरीन ट्रिक्स में बताता हूं इंशाअल्लाह ताला कि आपके लिए ये चुटकियों का खेल हो जाएगा। मगर मुझसे पहले मैं जो आपको चलो पहले मैं आपको ये वो ट्रिक बता देता हूं। अपने जहन में ना एक चीज बिठा लेना, लीगल एथिक में वकील को आइडियल हीरो बनाकर पेश करना है। पहली चीज ये भूलनी नहीं। जब आपके जहन में ये होगी ना, फिर आपको इसके तमाम रूल याद होंगे। पहली चीज, वकील को लीगल एथिक में आइडियल हीरो बनाकर पेश किया गया है कि वो कोई ना तो गलती करे, ना वो कोई गैर इखलाकी बात करे, ना उससे कोई चीज इस किस्म की हो। जब एक शख्स को आइडियल हीरो बनाकर पेश किया जाएगा तो उसको गलत कामों से सख्ती से रोका जाएगा। ठीक है ना, जितना ज्यादा मर्तबा उतनी ज्यादा सख्ती। तो इसलिए क्या कि यहां पर सख्ती क्यों कहेगी, तो सख्ती से जब रोका गया तो मे का लफ्ज कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो लीगल एथिक में जब भी वकील को रोका जाएगा लॉ एक्ट में, आपने शैल का लफ्ज इस्तेमाल करना है। और जब उसको कोई काम करने की तजवीज की गई होगी तो शुड बी का लफ्ज आएगा। ठीक है जी, देखो अब सारे आपके लिए आसान हो गए कि आपको मैंने फार्मूला बता दिया। लीगल एथिक में वकील को, मेरी नजर से अभी तक नहीं गुजरा, फिर भी आप देख लेना, क्या पता कोई लफ्ज मे का आए, मगर मेरी नजर से नहीं गुजरा, कि लीगल एथिक में वकील को शेल के साथ जो है, शेल नॉट के साथ जो है वो रोका गया। और जो इजाजत उसको कोई तजवीज दी गई कि तुम ये करना तुम्हें चाहिए, तो शुड बी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो मे का लफ्ज यहां पे नहीं आता। तो पहली चीज में ये आ गई आपको। दूसरी चीज है कि ये हमें इस कोर्स का मेन मकसद ये है कि वकील एक ऐसा वकालत एक ऐसा बाइज्जत शोबा है कि इसके अंदर वकील आइडियल हो। इसीलिए जो हम रूल पढ़ेंगे ना वो सारे आइडियलिज्म की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हमने समझाने थे। अब अपना कोर्स शुरू करते हैं। लॉ गेट में पहला सवाल आपसे पूछ सकता है, जो आपके लीगल एथिक है उस किताब का नाम बताएं। आप कहेंगे द लीगल प्रैक्टिशनर रूल। तो पहला लॉ गेट में आपसे लीगल एथिक से मुतालिक सवाल कहेगा कि इस किताब के अंदर जो लीगल एथिक है उस किताब का नाम बताएं। आप कहेंगे द लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973। ठीक है, इस किताब का नाम ये है। अब आपसे कहेगा लीगल एथिक का जो आपका सिलेबस है ये इस किताब के कौन से हिस्से में है। आप कहेंगे जो हमारा लीगल एथिक का जो सिलेबस है वो हमारा इस किताब के 12वें चैप्टर में है। ठीक है, अब वो कहेगा 12वें चैप्टर का नाम क्या है, टाइटल क्या है। आप कहेंगे 12वें चैप्टर का नाम है कैनन्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्विटी ऑफ एडवोकेट्स। ठीक है, कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्विटी ऑफ एडवोकेट्स, इसका नाम ये है। आपसे कहेगा जो चैप्टर 12 है उसके अंदर आपके लॉ गेट में कौन से रूल से लेकर कौन से रूल तक का जो हिस्सा है आपके सिलेबस में शामिल है।
आप कहेंगे इसके अंदर रूल 134 से लेकर रूल 175 बी तक, रूल 175 बी तक आपके लॉ गेट का हिस्सा है सिलेबस का। अगला आपसे लॉ गेट में सवाल पूछ सकता है कि एक एडवोकेट की इसमें जो जिम्मेदारियां दिखाई गई हैं उन जिम्मेदारियों को हम कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं। आप कहेंगे लीगल एथिक की इस चैप्टर 12 में एक एडवोकेट की 4 तरह की जिम्मेदारियां दिखाई गई हैं। ठीक है, वो जिम्मेदारियां कौन सी हैं? पहली है ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टूवर्ड एडवोकेट्स। ठीक है, द कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट, इसको जो है लीगल लैंग्वेज में कहते हैं, यानी सिंपल वर्डिंग में ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टूवर्ड्स अनदर एडवोकेट, एक वकील की दूसरे वकील की तरफ क्या जिम्मेदारियां हैं वो इसमें बताएगी। अब आपसे पूछेगा जो पहला इसका पहला वाला पोर्शन क्या है, वकील की जिम्मेदारियां वकील की तरफ। अब लॉ गेट में आपसे कहेगा कि एक वकील की जिम्मेदारियां जो है इसमें जो पहले पोर्शन में बताएगी वो रूल कौन से रूल तक है। आप कहेंगे वो रूल 134 से 144 तक, 134 से 144 तक जो है वो पहली ड्यूटियां बनती है वकील से वकील की तरफ। दूसरा पूछेगा दूसरी कौन सी ड्यूटियां बनती हैं वकील की। आप कहेंगे दूसरा पोर्शन है कि ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टूवर्ड्स क्लाइंट, एक वकील की ड्यूटी उसके क्लाइंट की तरफ। आपसे पूछेगा जो क्लाइंट वाली ड्यूटियां हैं वो कौन से रूल तक है। आप कहेंगे वो 145 रूल से लेकर 158 रूल तक है, 145 से लेकर 158 तक है, 145 से लेकर 158 तक जो है वो वकील की ड्यूटी उसके क्लाइंट तक है। अब है हमारे पास तीसरी ड्यूटी वकील की क्या है, वो है हमारे पास ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टूवर्ड्स कोर्ट, वकील की ड्यूटी कोर्ट की तरफ के वकील पे कोर्ट की क्या जिम्मेदारियां हैं। आपसे पूछेगा जो कोर्ट वाली जो जिम्मेदारियां हैं वो कौन से रूल तक है। आप कहेंगे 159 से लेकर 167 तक है। देखो इसको मैं बड़ी कीमती चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये याद रखने के लिए, आप इसमें से देख सकते हैं मगर मैं आपकी तवज्जो इस पे दिला रहा हूँ ताकि जिस टाइम आपको पता चल जाएगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रूल दे देता है कि ये वाला रूल जो है इसका ताल्लुक एक वकील की ड्यूटी से, वकील की ड्यूटी क्लाइंट की तरफ है, आप देखेंगे ये वाला रूल तो जो है क्लाइंट वाली कैटेगरी में नहीं आता। मिसाल के तौर पर वो कह दे 135 जो रूल है वो ड्यूटी है एक वकील की क्लाइंट की तरफ, आप कहेंगे नहीं 35 वाली तो नहीं, 134 से 144 तक तो एक वकील की ड्यूटी वकील की तरफ थी, तो ये सवाल गलत है। तो इस तरीके से ये अपने जहन में इसकी डिवीजन रखनी है। तो ठीक है, तो ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टूवर्ड कोर्ट्स क्या है, एक वकील की जिम्मेदारी कोर्ट की तरफ, ये तीसरी उसकी ड्यूटी है। इसका जो रूल है 159 से 167 तक है। आखिरी वकील की ड्यूटी किसकी तरफ है कि ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टूवर्ड जनरल पब्लिक, एक वकील की जिम्मेदारियां आम लोगों के लिए क्या है, तो वो आखिरी इसकी ड्यूटी है वो है 168 से लेकर 175 बी तक है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ये डिवीजन आपने जहन में जरूर रखनी है। इस वीडियो को दोबारा इस हिस्से को देखें और इसको दोबारा अपनी कॉपियों के अंदर लिख लें कि कौन से लेके कहां तक है, ताकि आपके जहन के अंदर ये एक पूरी डिवीजन बन जाए। अगर वो उसका जो आपको रेलिवेंट आपको इसका रूल पूछ लेता है कि ये रूल किससे रिलेटेड है, तो आपको पता हो कि ये वाला रूल की डिवीजन मुझे ये बताई गई थी। आजकल कुछ उनकी जो ट्रेंड जा रहा है वो यही जा रहा है कि वो रूल देकर खुद ही रूल का नंबर बताता है मगर आपसे कंसेप्ट पूछता है, मगर फिर भी इंसान को रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम पढ़ते हैं अब पहला इसका रूल 134। ये कौन सी पहली ड्यूटी है, कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट, एक वकील के दूसरे वकील की तरफ क्या जिम्मेदारियां हैं। इसमें कहा गया 134 में इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट, एवरी का लफ्ज बड़ा कीमती है, हर वकील की जिम्मेदारी चाहे सीनियर हो या जूनियर हो सबकी। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट, ये हर एडवोकेट की जिम्मेदारी है टू अपहोल्ड, कि वो अपहोल्ड करे ऑल एट ऑल टाइम्स द डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन, कि अपने जो उसका शोभा है, अपने जो शोभा है उसके वकार को कायम रखे। ठीक है, यानी क्या कहा गया, एक वकील की हर वक्त जिम्मेदारी है, हर वकील की, कि अपनी फील्ड की वकार को कायम रखे। एज वेल एज, ये लफ्ज बड़ा कीमती है, उसके साथ साथ हिज ओन डिग्निटी, अपनी डिग्निटी भी
एंड हाई स्टैंडिंग एज ए मेंबर देयर टू, और अपना बार का मेंबर होने के नाते भी। देखो इसमें कितनी ड्यूटियां बताएगी, 2। लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि 134 रूल के तहत वकील की सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो है अपने वकार को कायम रखे। आप कहेंगे नहीं, अपने प्रोफेशन का वकार तो कायम रखे, अपने प्रोफेशन का वकार तो कायम रखे, मगर उसके साथ साथ वो अपने आप का मेयार भी कायम रखे कि मैं बार का एक मेंबर हूं, कोई ऐसी गलती ना करूं कि जिससे उंगली मुझ पे ना उठे बल्कि मेरे शोबे पे उठे। जब भी एक प्रोफेशनल इंसान को गलती करता है तो उसका शोबा बदनाम होता है। 135 जो है हमारे पास, उसके अंदर क्या कहेगा, एन एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। एक एडवोकेट जो है वो अपने शोबे की एम्प्लॉयमेंट के लिए वो नहीं कर सकता क्या, एडवर्टाइजमेंट, वो इश्तिहारबाजियां नहीं कर सकता। आर बाय एनी अदर मीन, या किसी दूसरे तरीके से अपने शोबे की मशहूरी नहीं कर सकता कि मैं बहुत बड़ा वकील हूं, मैं इन चीजों की इतनी फीसें लेता हूं। तो लॉ एक्ट में अगर आपसे पूछे कि क्या एक वकील अपने फील्ड के लिए प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट शेल के साथ, शेल नॉट के साथ उसको रोका गया, या मे नॉट के साथ कहा गया, शेल नॉट के साथ उसको रोका गया कि अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। दिस क्लास शेल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज ए प्रोहिबिटिंग दी पब्लिकेशन। ये वाली क्लास उसको नहीं रोकती किस चीज के लिए, पब्लिश करने के लिए, क्या, यूज ऑफ ऑर्डिनरी प्रोफेशनल कार्ड, अपने आम विजिटिंग जो कार्ड होते हैं, नेम प्लेट के लिए, कन्वेंशनल लिस्टिंग के लिए, अपनी जो आम उसकी लिस्टिंग होती है, जो रवायती लिस्टें होती हैं, इन डायरेक्टरीज, उसकी डायरेक्टरियों में, सो लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, कंटेन्ड देयर इन इज लिमिटेड टू द प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहां तक का बस तर्जमा करें, ठीक है, आगे आपको जरूरत नहीं। इसमें लीगल एथिक में ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत है कि आपसे क्या कहना चाहता है। इसमें जो आपकी 135 रूल है, इसमें यह कहा गया एक वकील अपनी पर्सनल जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, बैनर नहीं लगवा सकता, इश्तिहार नहीं दे सकता, ये नहीं कह सकता मेरे पास केस लेकर आओ, मैं इस केस के इतने कम पैसे ले लूंगा, इस केस को मैं आपका फ्री कर दूंगा, ये वाला नहीं कर सकता। तो ये शेल नॉट के साथ रोका, ठीक है जी। लॉ एक्ट में आपसे एक और चीज पूछेगा कि एक वकील को जो रोका गया है रूल 135 के तहत कि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, तो वो क्या, ये वाला रूल उसकी विजिटिंग कार्ड पे अप्लाई होता है, उसकी नेम प्लेट पे अप्लाई होता है, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे अप्लाई होता है नहीं, ठीक है। ये सबसे बड़ा कीमती लफ्ज है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आप कहेंगे इन तमाम चीजों पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। एक वकील अपने विजिटिंग कार्ड भी बनवा सकता है, नेम प्लेट भी लगवा सकता है, डायरेक्टरियों में अपना नाम भी दे सकता है और अपनी क्वालिफिकेशन भी बता सकता है। रूल 136, एन एडवोकेट शैल नॉट एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन। एक एडवोकेट जो है वो किसी शख्स को अपने पास वो नहीं रख सकता, एम्प्लॉय नहीं दे सकता टू सोलिसिट। और ये लफ्ज जो है ये सोलिसिट भी पढ़ा जाता है, ये सोलिकिट भी पढ़ा जाता है। सोलिसिट जो है वो ज्यादा होता है ब्रिटिश के अंदर, तो मैं इसलिए आपको ये दोनों चीजें बता रहा हूं कि कुछ लफ्ज इस किस्म के होते हैं, हम ब्रिटिश ज्यादा बोलते हैं तो हम इसके अंदर सोलिसिट ही पढ़ेंगे, मगर कुछ ऐसी डिक्शनरी भी है जिसके अंदर आप उसका तलफ़ुज़ ये भी देखोगे। और ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, या वो हासिल नहीं कर सकता प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, नार रिनोमिनेट एन अदर पर्सन, ना किसी दूसरे शख्स को वो तनख्वाह दे सकता है फॉर सॉलिसिटिंग और ऑब्टेनिंग प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, ताकि उससे प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट हासिल कर ले। फॉर हिम, उससे नार शेल बी शेयर, और ना वो शेयर कर सकता है विद एन अनलाइसेंस्ड पर्सन। ये लफ्ज नहीं बोलना। ऐसा शख्स बेशक उसने एलएलबी की भी हो, एलएलबी की डिग्री हो, मगर उसके पास लाइसेंस ना हो, उस शख्स के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं इसको समझाता हूं। एनी कंपनसेशन, या उसके साथ कोई मुआवजा वगैरह उसको नहीं दे सकता, अराइजिंग आउट ऑफ आर इंसिडेंटल टू प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, जो किसी केस से उसको मुनाफा वगैरह हासिल हो या उस किसी वाक्य से हासिल हो। नार शैल ही एड ना उसकी मदद कर सकता है, और एबिट ना उसको मशवरे दे सकता, उकसा सकता है। एन अनलाइसेंस्ड पर्सन, ऐसा शख्स जिसके पास लाइसेंस नहीं है, टू प्रैक्टिस लॉ, उसको नहीं कह सकता कि तुम वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दो। आर टू रिसीव कंपनसेशन देयर फॉर, और इसके लिए उससे मुआवजा लेता फिरे या उसको देता फिरे। नार शेल बी नोविंगली एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, और ना ही ये चीज जानते हुए प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट उसकी कबूल कर सकता है, ऑफर टू हिम जो उसने उसको दी थी।
एज ए रिजल्ट ऑफ, इसके नतीजे में, आर इंसिडेंटल टू द एक्टिविटीज ऑफ एन अनलाइसेंस्ड पर्सन, या किसके नतीजे के अंदर, उस अनलाइसेंस्ड पर्सन की किसी एक्टिविटी के नतीजे में। इसको गौर से समझे। देखो यहां पे भी शेल के साथ ही रोका गया। एक वकील जो होता है ना, वो कभी भी किसी भी ऐसे शख्स से जिसके पास लाइसेंस ना हो, चाहे उसने LLB क्यों ना कर रखी हो, वो अनलाइसेंस्ड पर्सन हो, उसके साथ कभी भी एक वकील ये नहीं कर सकता कि आओ तुम मेरे पास केस ले आया करो, हम मिल बांट के खाया करेंगे, या ये हम फला बंदे का केस ले रहे हैं, इसमें से जो मुनाफा मिलेगा मैं तुम्हें भी दूंगा, तुम मुझे दिया करो। या उसके पास एक वकील खुद नौकरी नहीं कर सकता अनलाइसेंस्ड पर्सन के पास, या उसको अपने पास मुलाजिम नहीं रख सकता। किस काम के लिए? लीगल कामों के लिए, केस लड़ने के लिए। ठीक है, मैं बड़ा कीमती आपको बात बता रहा हूं। आपसे लागैट में कह देगा एक जो एडवोकेट होता है किसी भी शख्स को अपने पास मुलाजिम नहीं रख सकता। आपने गलत, सिर्फ अनलाइसेंस्ड उस पर्सन को नहीं रख सकता, कानूनी काम के लिए नहीं रख सकता। यानी सिंपल वर्डिंग में, केस लड़ने के लिए अपने पास कानूनी मुलाजिम नहीं रख सकता, बाकी तमाम कामों के लिए रख सकता। अब देखो एक मुंशी जो होता है, तो वो जो मुंशी जो होता है उसके पास लाइसेंस तो नहीं होता, मगर वो देखो उसकी ऐड कर रहा, मदद कर रहा, मगर उससे वो केस तो नहीं लड़वा रहा ना। ये तो नहीं मुंशी से कहता कि तुम काला कोट पहन कर अदालत में पेश हो जाए, मैं नहीं जा रहा, किसी को क्या पता क्या है क्या नहीं। इस काम से रोका गया कि किसी अनलाइसेंस्ड पर्सन को ना तो वो इंप्लॉय रखेगा, ना उसके पास इंप्लॉयमेंट करेगा, ना अनलाइसेंस्ड पर्सन को लागैट में आपसे पूछेगा क्या वो उसको उसकी मदद करेगा या उसको एबिट करेगा, उसको उकसाएगा कि तुम क्या करो, कि तुम जाकर जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर दो। कोई ऐसी बात नहीं है, देखी जाएगी, किसी को क्या पता चलता है इतनी बड़ी कोर्ट है, तुम्हारे पास लाइसेंस है या नहीं, या मैं बार रूम के सदर से बात कर लेता हूं, तुम जो प्रैक्टिस शुरू कर दो, ऐसी बात नहीं करेगा। 137 एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट, बहुत ही अहम है। 137 और 138 का फर्क बड़ा कीमती है। एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट, एक एडवोकेट बिल्कुल भी नहीं जो है वो राब्ता रखेगा अबाउट ए सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी विद ए पार्टी, किस सब्जेक्ट को लेकर, किस मामले को लेकर, वो मामला जो मुतनाज़ा है पार्टियों के दरमियान। रिप्रेजेंटेटेड बाय एन एडवोकेट, उस पार्टी से जिसका कोई वकील भी हो, इन द अब्सेंस, उसकी गैर मौजूदगी में, एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट, और क्या उस वकील की बगैर इजाजत के। गौर से सुने, देखो हर जगह पे शेल के साथ रोका जा रहा है। एक तरफ से मैं वकील हूं, एक तरफ से दूसरा वकील है, मैं मुद्दई की तरफ से हूं, वो मुल्जिम की तरफ से है। मैंने देखा कि जो मुल्जिम का वकील नहीं आया और मुल्जिम आया खड़ा है, मैं इससे कोई पॉइंट निकलवा लूं, अभी वकील तो नहीं आया, उससे बुलवा के मैं पूछूं भाई क्या बात है, केस कैसे हुआ था, क्या मसला चला था, तुम मुझे बताओ, ताकि मैं उससे बहला फिसला कर उससे इंफॉर्मेशन ले लूं। इससे रोका गया कि नहीं, अगर वो उसी केस का हिस्सा है जो केस तुम लड़ रहे हो, तो तुम उससे फिर नहीं पूछ सकते। अगर वो आपके केस की पार्टी है तो आप उससे नहीं पूछ सकते जब तक कि उसका वकील ना जाए या उसके वकील से इजाजत ना ले लो, तब तक। इसमें रोका गया। 137 और 138 में फर्क ये कि 137 में वकील को पार्टी से रोका गया है कि केस की पार्टी से नहीं मिलेगा, और 138 में उसको रोका गया उस केस से रिलेटेड जितने भी जजेस या जुडिशियल ऑफिसर होंगे उनसे कम्युनिकेट नहीं करेगा जब तक कि उसका जो मुखालिफ वकील है उसकी मौजूदगी में ना हो या उससे इजाजत ना ले ले, तब तक। ठीक है, देखो 137 के अंदर एक वकील को दूसरे वकील की पार्टी से रोका गया, और 138 में एक वकील को रोका गया किसी भी उस शख्स से बात करने से कि जो शख्स जो है केस के फैसले से जिसका ताल्लुक हो, केस की इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक हो। ठीक है, आपसे लागैट में 138 से मुतालिक कहेगा कि एक वकील सिर्फ उस केस से रिलेटेड जज से बात नहीं करेगा दूसरे वकील की गैर मौजूदगी में, बाकी वो जुडिशियल ऑफिसर से बात कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से नहीं। आप कहेंगे नहीं, हर जुडिशियल ऑफिसर से उसको रोका गया। अब हमारे पास 138 एन एडवोकेट शेल नॉट, यही वाली बात शेल के साथ रोका गया, इन द अब्सेंस ऑफ द अपोजिंग काउंसिल, किसकी गैर मौजूदगी में, मुखालिफ वकील की, कम्युनिकेट विद, वो राब्ता नहीं करेगा, और आर्ग्यू या आर्गुमेंट नहीं करेगा बिफोर ए जज, जज के पास, और जुडिशियल ऑफिसर या जुडिशियल ऑफिसर के सामने, एक्सेप्ट इन ओपन कोर्ट, मां सिवाय ओपन कोर्ट में। हाँ, ओपन कोर्ट में बात कर सकता है, ये नहीं कि जैसे पीछे गए हैं या कोई जुडिशियल ऑफिसर पीछे गया है अपने रेस्ट रूम में तो वहां उससे बातें करना शुरू कर दो उस केस से रिलेटेड, ये नहीं करेगा।
एंड अपॉन द मेरिट ऑफ द कंटेस्टेड मैटर, और उस जो मुतनाज़ा मामला है उसके मेरिट की बुनियाद पे कि ये देखें जज साहब बताएं आपका क्या रवैया है, ये केस आप क्या नाम है, इसमें आप फैसला क्या देंगे, इस तरह की बातें नहीं करेगा, या आपकी नज़र में ये किस तरह का केस है, कमज़ोर है क्या है, इस तरह की बातें नहीं करेगा। पेंडिंग बिफोर सच जज, जो जज के सामने पेंडिंग है, आर जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर के सामने, नार शेल ही विदाउट फर्निशिंग इन द अपोजिंग एडवोकेट, और ना ही दूसरे वकील को पेश किए बगैर क्या, विद ए कॉपी देयर ऑफ, उसकी फोटो कॉपी, एड्रेसेस ए रिटन कम्युनिकेशन, जिसके अंदर रिटन कम्युनिकेशन हो टू ए जज, जज से, आर जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर से, कंसर्निंग द मेरिट, जिसका ताल्लुक उस केस के मेरिट से हो, ऑफ द कंटेस्टेड मैटर, उस मुतनाज़ा मामले से, पेंडिंग बिफोर सच जज, जो जज के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, इल्तवा में पड़ा हुआ है, आर जुडिशियल ऑफिसर या जुडिशियल ऑफिसर के। बड़ा कीमती, आपसे लागत में कहेगा कि एक वकील दूसरे मुखालिफ वकील से रिलेटेड उसी केस में, देखो मैं फिर कह रहा हूं उसी केस में, हाँ कोई और केस है जो मेरे पास नहीं है तो उस केस के मुतालिक तो मैं बात कर सकता हूं, हाँ वही केस मेरे पास है, ठीक है, मुद्दई में की पार्टी मेरी वाली है और मुद्दा अलह जो है वो मुखालिफ जो है, तो उसी केस की पार्टी से रिलेटेड 137 में कहा गया मैं पार्टी से बात नहीं करूंगा वकील की गैर मौजूदगी में, और यहां पे कहा गया मैं जज से बात नहीं करूंगा और जुडिशियल ऑफिसर से बात नहीं करूंगा उस केस से रिलेटेड। और एक इसमें एक और बात की गई, इसमें यह भी कहा गया कि उसको अगर तो कोई रिटर्न मामला है केस का तो मैं पे क्या करूंगा, दूसरे वकील को उसकी पहले फोटो कॉपी दूंगा, उसको बताऊंगा देखो ये मैं इस मामले से रिलेटेड ये बात करना चाहता हूं। ये बड़ा कीमती आ रहा है, दिस रूल शेल नॉट अप्लाई, ये रूल बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। अब लॉ गाइड में कहा मे नॉट अप्लाई तो गलत है, शेल नॉट अप्लाई बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा टू एक्स पार्टी मैटर, एक तरफा मामले के अंदर कि जज साहब ने एक बंदे को बुलाया वो आ ही नहीं रहा, अब तो आप कर सकते हैं कि उसकी पार्टी वो आ ही नहीं रही या वकील ही नहीं आ रहा, एक्स पार्टी यानी सिंपल वर्डिंग में एक्स पार्टी एक तरफा कोई कार्रवाई चल रही है उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। आर इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर, या उन मामलों में अप्लाई नहीं होगा, नॉट सब जुडिस बिफोर द जज, जो उस जज के पास इल्तवा में यानी उसकी कार्रवाई उस जज के पास चल रही है, ये सबसे सिंपल वर्डिंग है कि जिस केस की कार्रवाई उस जज के पास ना चल रही हो, आर जुडिशियल ऑफिसर कंसर्न, या उसके मुतलका जुडिशियल ऑफिसर पे नहीं चलते। अब आपसे लॉ गाइड में पूछेगा 138 जो रूल है ये क्या एक्स पार्टी मामले के ऊपर अप्लाई होता है, आप कहेंगे नहीं, फिर लॉ गाइड में कहेगा कि 138 का रूल जो है वो उस मामले पे अप्लाई होता है जो नॉट सब जुडिस है, सिंपल वर्ड में वो केस अगर जिस जज के पास नहीं चल रहा तो क्या वो किसी और जज के पास जो है वो उस दूसरे जज से, यानी क्या कहेगा ये वाला मामला एक जज के पास नहीं चल रहा, उस जज की अदालत में ये मामला पेंडिंग नहीं है, तो जिस जज की अदालत में मामला पेंडिंग ही नहीं है तो क्या उस जज से बात कर सकता है, उससे तो कर सकता है, हाँ जिसकी अदालत में या जिस जुडिशियल ऑफिसर के पास ये मामला पेंडिंग हो उससे बात नहीं करेगा। अब हम पढ़ रहे हैं 139, अब हम पढ़ रहे हैं 139, एक क्लाइंट प्रेफर ऑफ असिस्टेंस, एक क्लाइंट अगर चाहे कि वो मदद ले ऑफ एडिशनल एडवोकेट, किसी इजाफी एडवोकेट की, शेल नॉट बी रिगार्डेड, उसको किसी भी हालत में नहीं लिया जाएगा, यानी तसव्वुर नहीं किया जाएगा, शेल नॉट के साथ तसव्वुर नहीं किया जाएगा, एन एविडेंस के वो एक सबूत है, ऑफ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस कि उस क्लाइंट को आप पे एतबार नहीं। सिंपल वर्डिंग में 139 में ये कहा गया कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा पास एक क्लाइंट है, उसने मुझे फीस दी और मैं उसका वकील हूं, और वही क्लाइंट क्या करता है, वो कहता है मैं कोई और वकील भी रखता हूं इस केस में ताकि वो आपकी मदद कर सके, आप दोनों मिलकर एक केस लड़े। अब मैं उस क्लाइंट को अपनी नजरों में नहीं रख लूंगा, उससे दुश्मनी शुरू नहीं कर दूंगा कि देखो इस बंदे को मुझ पर एतबार नहीं था तो इसलिए इसने क्या नाम है दूसरा वकील किया, तो ये वाली बात इसमें रोक की गई कि कोई भी वकील इस चीज को अपनी अना का मसला नहीं बनाएगा, ये नहीं कहेगा इस बंदे को मुझ पर एतबार नहीं था, बल्कि उसको हक है वो जितने चाहे वकील कर ले उसको हक है। इसमें यह कहा गया कि यानी उसको वांट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेगा, यानी अपने ऊपर एतबार की जो है उसका सबूत नहीं लेगा कि मुझ पे इसको एतबार नहीं था। बट द मैटर शुड बी लेफ्ट, बल्कि मामला छोड़ देगा, टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लाइंट, के जो क्लाइंट करना चाहे कर ले, एन एडवोकेट शुड डिक्लाइन, और एडवोकेट जो इनकार कर देगा, डिक्लाइन वैसे कहते हैं जवाल को, ठीक है, किसी पे
वो आना, मगर कहेंगे तो इस तरह के लफ्ज हो, छोड़ देना, यहाँ पे छोड़ देगा, शुड नॉट डिक्लाइन, वो छोड़ देगा एसोसिएशन एज ए कोलीग, किसी भी कोलीग के एसोसिएशन, अनलेस द ड्यूज ऑफ द एडवोकेट, जब तक के जो फीस रहती है एडवोकेट की, फर्स्ट किसकी, जो पहला वाला वकील था, रिटेन्ड रोकी हुई है उस शख्स ने, आर पेड, जब तक वो जमा ना करा दे। यानी इसमें ये कहा गया कि अगर दूसरा जो वकील है, अब पहले मैं वकील था ना, अब वो पार्टी क्या गई, दूसरे वकील के पास गई, उससे कहा कि मैं आपके पास आता हूं, वो वकील ने उस वकील को पता चल गया कि इस बंदे ने आसिफ की फीस जमा नहीं करवाई, तो वो कहेगा भाई वो मेरा भाई कोलीग भाई है, उसके पास जाओ, पहले उसकी फीस देकर आओ, या उससे मुकमका कर आओ, उससे तय करके आओ कि तुमने उसको फीस देनी है, कब देनी है, अगर तुमने उसकी अदा नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ जो है तुम्हारा वकील खड़ा नहीं होता। ये वाली बात की गई। 140 क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स, क्लाइंट जो है, क्लाइंट जो होते हैं नॉट एडवोकेट, एडवोकेट नहीं होते, आर द लिटिगेंट्स, जो है मुकदमे की पार्टियां जो है वकील नहीं होते। वट एवर मे बी दी इल फीलिंग एग्जिस्टिंग बिटवीन द क्लाइंट, किसी भी तरह की जो बुरी फीलिंग हो जो क्लाइंट के दरमियान हो, इज शुड नॉट बी अलाउड, उसको इजाजत नहीं देनी चाहिए, टू इन्फ्लुएंस, के वो असर डाले एडवोकेट पर, इन देयर कंडक्ट, उनके रवैयों में, एंड डी मैनर, और वो अपने मैनर्स के साथ, अपने अतवार के साथ, अपने तौर तरीकों के साथ वो उन पर असर डाले, टू वर्ड ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, आर टू वर्ड दी पार्टीज इन द केस, या पार्टियों के ऊपर असर डाले। ऑल प्रोफेशनल क्लैशेस, अब यहाँ पे क्या कहा, कोई भी प्रोफेशनल क्लैशेस हो, अब ये यहाँ पे वकील को कहा गया कि वकला के दरमियान अगर कोई दुश्मनी चल रही हो तो उस दुश्मनी का असर क्लाइंट पे नहीं होना चाहिए। और ऊपर क्या कहा गया कि मुकदमे की पार्टियां होती हैं, हम तो सिर्फ वकील हैं, हम उस पार्टी की खातिर आपस में नहीं लड़ेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इस पार्टी की खातिर मैं जो है अपने वकील भाई की इंसल्ट करना शुरू कर दूं, या वो मेरी इंसल्ट करना शुरू कर दे, इसमें रोका गया, ऐसा नहीं करेंगे। आप पार्टियां नहीं हैं, आप तो सिर्फ वकील हैं। मुकदमे की पार्टियां वो पार्टियां हैं, वो जाने, उनका काम जाने, तुम्हारा काम क्या है, केस को डिफेंड करना। और यहां पे क्या कहा गया कि अगर मुकल्ला के दरमियान कोई जो पर्सनल क्लैशेस हों उसको वो केस में नहीं आने देंगे। ऑल पर्सनल क्लैशेस बिटवीन दी एडवोकेट्स, एडवोकेट के दरमियान जो पर्सनल क्लैशेस हैं, शुड बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड, सबने यहां तक का करना, ठीक है, उसको अवॉइड करेंगे। ऑल द पर्सनल क्लैशेस बिटवीन द एडवोकेट शुड बी अवॉइडेड एंड दे शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट कंटेस्टेड मैटर, इट्स बिकॉज you are not the litigants but the litigants are only the parties। इसमें सिर्फ क्या बात की गई, एक वकील जो होता है वो पार्टी नहीं होता। तुम्हारे पास तो मुकदमा आया है, वकील बनकर बस अपना प्रोफेशन, अपनी ड्यूटी अदा करो तो, और अपनी जो जाती जो दुश्मनियां हैं उसको भी केस पे असरअंदाजी ना होने दो, बस ये बात की गई है। यानी पार्टियों की खातिर आपस में न लड़ो, और अगर तुम्हारी आपस में कोई दुश्मनी चल रही है, वकला की कोई दुश्मनी चल रही है, तो उस दुश्मनी का असर उसकी पार्टी से ना लो कि ठीक है अच्छा ये मेरा वकील दुश्मन है ना, अब मैं इसकी पार्टी के साथ जायज नाजायज कुछ भी करूंगा ताकि इस वकील को सबक हासिल हो कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। इस तरह की बातों से भी रोका गया। बाकी इसका तर्जमा छोड़ दें, वो नहीं है। 141 नो डिवीजन ऑफ फीस, फीस आपस में नहीं बांटेंगे विद एनी पर्सन, किसी भी शख्स से, फॉर लीगल सर्विस, उसकी लीगल सर्विस के लिहाज से, इज प्रॉपर एक्सेप्ट, वो बेहतर नहीं, एक्सेप्ट मा, सिवाय, विद अनदर एडवोकेट, किसी दूसरे एडवोकेट के साथ, बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जिसका ताल्लुक, हाँ, जो इस बुनियाद पर हो कि आपने पहले से ही केस की आपस में तय कर रखी हो। मैं बताता हूं भी, एज एक्सप्रेस्ड, और वो बात वाजिया तौर के ऊपर बयान कर दी गई हो, इन दी एग्रीमेंट में, बिटवीन द एडवोकेट के दरमियान। यानी सिंपल वर्डिंग में इसमें यह कहा गया, वकीलों का अगर आपस में कोई फर्म बना हुआ है, जिस तरीके से मैं जो हूं राणा साहब के साथ हूं, ठीक है, तो अगर क्या नाम है, हमारा तो फर्म है ना, अब जो हमारे पास फीस आएगी हम आपस में आधी आधी बांट लेंगे, ठीक है जी, तुमने भी केस में मेहनत की थी, मैंने भी की थी, बेशक हम मेहनत ना भी करें, हमारा एक ही दफ्तर है, तो हम क्या कहें, तो उसकी फीस आई, मैंने रख ली, मेरी आ गई, उसने रख ली, आधी आधी कर ली, ये तो बिल्कुल जायज है। हाँ, यूं नहीं करेंगे आपस के अंदर कि हमने कोई बात मुकमका भी नहीं की, पार्टी अचानक कोई हमारे हाथ आ गई और हमने क्या कहा, ठीक है जिसको दोनों मिलकर जो अच्छे तरीके से इसको लूटते हैं, इसको क्या नाम है, बर्बाद करते हैं पार्टी को, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए।
हाँ, अगर आपका कोई लॉ फर्म है तो आप क्या करें, फिर आपने अगर ये एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली, यहाँ पे लफ्ज एक्सप्रेसली, ये बड़ा कीमती लफ्ज एक्सप्रेसली, अगर वाज़ेह तौर पर एग्रीमेंट में है कि जो भी फीस आएगी इतना परसेंट तुम लोगे, इतना परसेंट ये वकील लेगा, इतना परसेंट ये, फिर जायज़ है। तो लॉ गेट में ये बड़े उलझा कर पूछेगा इसको कि अगर एक्सप्रेसली उसके अंदर बात नहीं की गई थी तो क्या वो ले सकते हैं, आप कहेंगे नहीं। एक्सप्रेसली अगर उनके एग्रीमेंट में है, वाज़ेह एग्रीमेंट में है, बेशक वो एग्रीमेंट ओरल हो, बेशक वो रिटन हो, उस एग्रीमेंट में ये कि जो फीस आया करेगी इतना परसेंट तुम वकील रखोगे, इतना परसेंट ये रखेगा, फिर जायज़ है। 142 सब्जेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल, ये रूल अप्लाई होगा अटॉर्नी जनरल पर भी। ठीक है, देखो मैं कितना सिंपल बता रहा हूं, जबकि प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है, वो कार्रवाइयां जो कि अदालत लेती होती है, जो रूल अप्लाई होते हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये रूल अप्लाई होगा, सिंपल सा। एंड द एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल पर एज एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल यूसेज, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आते हैं, एंड प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस के जरिए से, इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट, ये एडवोकेट की ड्यूटी है, टू मेंटेन एंड अपहोल्ड द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, कि वो अपहोल्ड रखे किस ऑर्डर को, किस तरतीब को, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं प्रेसिडेंट है, बताता हूं अभी। इन अकॉर्डेंस विद द रोल ऑफ एडवोकेट, किसके मुताबिक, जो वकीलों की लिस्ट बनती है, रोल कौन सी, मेंटेन्ड बाय द बार काउंसिल, जो बार काउंसिल मेंटेन रखते हैं। सिंपल वर्ड में इसमें ये कहा गया, आपने ये रूल अप्लाई होगा एडवोकेट जनरल के ऊपर भी, हाँ यहाँ पे क्या है, अटॉर्नी जनरल के ऊपर भी और एडवोकेट जनरल पे, अटॉर्नी जनरल पे भी और एडवोकेट जनरल पे भी ये अप्लाई होता है कि क्या आपने क्या ये देखना है, आपने क्या देखना है कि ये रूल अप्लाई होता है एडवोकेट जनरल पर भी और अटॉर्नी जनरल पर भी। इसमें यह कहा गया कि आपने ये चीज देखनी है कि आपसे सीनियर कौन सा है, यानी जो रूल, जो रेगुलेशंस, जो बार, जो काउंसिल है वो बनाती है, उसकी तरतीब को फॉलो करना आपने होता है। उन्होंने क्या रूल्स बनाए, किसको सीनियर कहा, किसकी रिस्पेक्ट की, यानी जो भी, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाती है बार काउंसिल, उसको आपने उसी तरतीब से उसको फॉलो करना होता है। ये छोटी सी बात है। बस आगे है हमारे पास 143 जूनियर एंड यंगर मेंबर, जूनियर और कौन से, यंगर मेंबर, छोटी उम्र के लोग। लॉ गेट में कहेगा सिर्फ जूनियर नहीं, यंगर मेंबर भी। शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल, शुड, ठीक है, आया ना शुड, मैंने आपको कहा जब तजवीज आएगी तो फिर शुड के साथ आएगी, तो शुड क्या क्या कहा गया कि उसको करनी होगी, ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल, हमेशा वो इज्जत करेंगे किसकी, टू द सीनियर, सीनियर की, एंड ओल्डर मेंबर, और बूढ़े मेंबर्स की। ये बड़ा कीमती है। यहाँ पे लॉ गेट में आपसे कहेगा कि सिर्फ जो जूनियर है उसको इज्जत करनी होती है, किसकी, सीनियर की। आप कहेंगे नहीं, जूनियर और यंगर मेंबर भी, जूनियर भी और वो वकील जो उम्र में छोटा है, वो किसकी इज्जत करेगा, अपने सीनियर की यार, और उसकी भी इज्जत करेगा जो उससे उम्र में बड़ा है, बेशक कि उससे जूनियर ही क्यों ना हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे वकील बना हूं, तो मेरे बाद कोई ऐसा शख्स आया कि जो उम्र में तो बहुत बड़ा मुझसे, मगर है मेरा जूनियर, ठीक है, उम्र में मुझसे बहुत बड़ा है मगर जूनियर है मेरा, तो अगर मैं अभी उसकी इज्जत करूंगा कि नहीं, उसकी उम्र का भी तो एहतराम है, तो इसमें उम्र का एहतराम भी सिखाया गया और इसमें सीनियरिटी भी बताएगी। द लेटर आर एक्सपेक्टेड, ये बड़ा कीमती है, जो बाद वाले यानी कि जो सीनियर हैं वो आर एक्सपेक्टेड, और जो बाद वाले हैं यानी सीनियर हैं उनसे तवक्को की जाती है, टू बी नॉट ओनली कॉर्टिस, के ना सिर्फ वो जो है वो शाइस्ता होंगे, खुश खल्क होंगे, बट आल्सो हेल्पफुल, बल्कि वो मददगार होंगे टू जूनियर्स, अपने जूनियरों के लिए, एंड यंगर्स ब्रदर, और अपने जवान भाइयों के लिए, एट द बार, जो बार में है। तो इसमें बड़ी कीमती बात की गई। आपसे लॉ गेट में ज्यादा इसी तरह के सवाल पूछेगा जिसका ताल्लुक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से हो। तो देखो, जूनियर को सीनियर की इज्जत करनी होगी, तो ये बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कीमती, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि आपसे लॉ गेट में कहेगा सिर्फ जूनियर जो है वो सीनियर की इज्जत करेगा, आप कहेगा नहीं, जूनियर भी और छोटी उम्र का यंगर वकील भी किसकी इज्जत करेगा, सीनियर की भी इज्जत करेगा और उस वकील की भी इज्जत करेगा जो उम्र में ओल्डर हो, ठीक है जी। फिर आपसे लॉ गेट में कहेगा जो सीनियर है उससे हम क्या तवक्को कर सकते हैं, उसमें लफ्ज है एक्सपेक्टेड, उससे तवक्को की जाएगी, ठीक है, उसके साथ शुड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं है, एक्सपेक्टेड, हम उसे तवक्को करते हैं कि भाई तुम्हारी अगर इज्जत कर रहा है, आपकी इज्जत अगर कर रहा है
तो आप भी उनके साथ जो है वो मेहरबानी का सलूक पेश करें, उनके साथ शाइस्ता हों और उनके साथ हेल्पफुल भी हों। 144 वेयर मोर देन वन एडवोकेट्स 144 वेयर मोर देन वन एडवोकेट्स इज इंगेज्ड, अगर एक से ज्यादा वकील रखे हों ऑन एनी साइड किसी भी तरफ से, इट इज द राइट ऑफ द सीनियर, ये सीनियर का जो है वो हक है मेंबर उस मेंबर का टू लीड कि वो केस को शुरू करे, केस की कार्रवाई शुरू करे, द केस की एंड द जूनियर मेंबर, और जो जूनियर मेंबर है शुड, देखो है ना तजवीज, शुड असिस्ट हिम, सिर्फ उसकी मदद करेगा, अनलेस जब तक द सीनियर सो वांट, अगर सीनियर खुद ना कह दे भाई तुम पहले केस लड़ो, बड़ा कीमती है ये। लॉ गेट में आपसे कहेगा कि आपका एक सीनियर एडवोकेट है, एक केस में अगर बहुत से वकील हों तो उनमें से सबसे पहले कौन सा वकील केस की कार्रवाई शुरू करेगा, आप कहेंगे सीनियर शुरू करेगा, जूनियर जो है वो उसकी असिस्ट करेंगे, उसकी मदद करेंगे। आपसे लॉ गेट में कह देगा कि अगर सीनियर खुद अपने मुंह से ये लफ्ज कहे कि ठीक है तुम केस की कार्रवाई शुरू करो, तो क्या अब भी वो इनकार कर देगा, आप कहेंगे नहीं, अब वो केस की कार्रवाई कर सकता है, बिल्कुल उसको अब इजाजत है, वो कर सकता है। मैंने कोशिश ये की थी कि मैं आज आपको जो है वो दोनों उसकी ड्यूटियां पढ़ा दूं, एक एडवोकेट की तरफ से भी और एक एडवोकेट की क्लाइंट की तरफ से भी, मगर क्योंकि इस वीडियो में मुझे बहुत सी आपको बातें समझानी पड़ गई और इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ गई, और हत्ता कि पिछली जो वीडियो थी सीपीसी की उसके मुतालिक बताना पड़ गया, तो इसलिए इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसलिए मैं इस वीडियो में इसको रिकॉर्ड नहीं करवा रहा। अगली जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं फुल कोशिश करूंगा कि उसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको तीनों की तीनों जो है वो ड्यूटियाँ करवा दूँ। बाकी अल्लाह ताला को पता कि उसकी 3 वीडियो बनती, 2 मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि 2 वीडियो बन जाती, बाकी अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।